क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 18 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। प्रीलिम्स और मेंस जो आपकी यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से हो सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के हैं। देखिए, पहले आप मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, और कंजूर जो है एक ये वैसे ही है जैसे कि कुरान इस्लाम में होता है, हमारे यहाँ वेद हैं, हमारे यहाँ हिंदुज़म में। ठीक, तो ये सारी चीज़ है। और ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन मतलब जेल जो है बहुत पूरी क्षमता से अधिक भर चुकी हैं। इस पे क्या निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट का, जानेंगे। मिशन कोविड सुरक्षा, समझ रहे हो, सुरक्षा करनी कैसे होगी, वैक्सीन से रिलेटेड है, सारी जानकारी भी देखेंगे। और भैया आयरलैंड में हेल्थ सर्विसेज देख रहे हो, जो नटखट लोग हैं, ठीक, जिनके अंदर मानवता नहीं है, उन्होंने देखो ये अभी भी लगे हुए हैं, रैंसमवेयर अटैक कर दिया हेल्थ सर्विसेज पे आयरलैंड के। ठीक, और इसके बारे में जानेंगे पूरी चीज़ क्या है। और इसी संबंधित आज हमारा यूपीएससी का आंसर राइटिंग का क्वेश्चंस भी है, कई लोग जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं अच्छे से। ठीक, हमारा जो फ्री वाला चैनल है ओनली यूपीएससी वाला टेलीग्राम पे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग आपस में भी इवेल्युएट करिए एक दूसरे का आंसर, और जो है जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं एक मॉडल आंसर के तरीके से रिव्यू देता हूँ, उसको सुनिए, एक दूसरे का आंसर पढ़िए और इम्प्रूव करते रहिए। अगला जो है टॉपिक वो है कि इस एक बिजली से 18, ठीक, लाइटनिंग से 18 एलिफेंट खत्म हो गया असम में। काफ़ी विचित्र ये बात है, इसके बारे में जानेंगे कितनी सच्चाई क्या है। और 18 मई को जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि म्यूजियम डे, और दूसरा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉल करके आप लोग और जानकारी ले सकते हैं 856488053096960689 पे कॉल करके। ठीक, तो देखिए ये है हमारा पहला टॉपिक, मंगोलाई कंजूर पांडुलिपि। ठीक, ये इस तरीके से है, एक एक जो इसमें होते हैं, इसमें 108 इसकी वो होती हैं, प्रतियाँ होती हैं। और ये बुद्धिज़्म में, याद रखिएगा, मंगोलिया में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं, और बुद्धिज़्म में जो है मंगोलिया में ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ी जो है वहाँ पे मतलब एक बुक है उनकी। ठीक, पांडुलिपि है आपका, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, या कई साल पहले आप लोगों ने सुना भी होगा, जब मोदी जी गए थे मंगोलिया तो वहाँ पे उन्होंने ये जो है मंगोलियन कंजूर दिया भी था। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया था कि इनको 100 सेट जो है कंप्लीट रीप्रिंटिंग करके भेजने थे। ठीक, 108 वॉल्यूम है हर उसमें। ठीक, तो 100 सेट इन्होंने बनाए हैं जिसमें हर एक में 108 वॉल्यूम है। ठीक, और अगले साल तक ये मंगोलिया में पहुंच जाएगा, इनको दे दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें दे रही है, मतलब ये काम कर रही है। ठीक है, मंगोलियन जो कंजूर है ये एक धार्मिक पार्ट है और बुद्धिस्ट का, और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना है। कंजूर, ठीक, इसका मतलब ये होता है कंसाइज ऑर्डर, संक्षिप्त संदेश हैं किनके, भगवान बुद्ध के। ठीक, उनके शब्द हैं। और ये वहाँ की जो संस्कृत शास्त्रीय जो मंगोलियन लैंग्वेज है उसमें, और इसके वॉल्यूम मैंने आपको पहले बता दिया 108 है, और इसको काफ़ी ऊपर माना जाता है। सेक्रेड रिचुअल हर मतलब लाइफस्टाइल में हर समय जो है इसको, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, इसके वर्सेस को बोलते रहते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी मतलब इनके यहाँ धार्मिक मानी जाती है, काफ़ी अच्छी। हर मोनेस्ट्री वहाँ पे होती है आपके मंगोलिया में। और इसको जो है तिब्बतियन जो लैंग्वेज थी उससे ट्रांसलेट किया गया था मंगोलियन कंजूर को। ठीक, और ये जो है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है, मंगोलियन जो पीपल हैं उनका। ठीक, और हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया और मंगोलिया के काफ़ी पुराने मतलब शताब्दियों पुराने जो है रिश्ते हैं। और इंडियन कल्चर जो है बुद्धिज़्म जो है वहाँ पर, इंडिया से बुद्धिज़्म जो है मंगोलिया में गया, रिलीजियस एम्बेसडर और ये सब लोग जो भेजे गए थे उनके द्वारा। ठीक, श्रीलंका में किसने भेजा था, किसको याद आ रहा है कुछ? ठीक, ये अशोका ने भेजा था ना श्रीलंका में कि जाओ भैया प्रचार प्रसार करो बुद्धिज़्म का। किसको भेजा था, ये पहला आज का शायद क्वेश्चन हो गया। और तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो होता है ये इनका जो है आपका सबसे बड़ा जो है धर्म है, और सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो बुद्धिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं मंगोलिया में, इतना समझ लीजिए। और 1946-90 में अगर देखा जाए तो जो ये चाइना वाले लोग हैं, ठीक, कम्युनिस्ट रिजीम जो है, साम्यवादी जो रिजीम है, इन्होंने वहाँ की मिनिस्ट्री और ये काफ़ी इनको नष्ट करने की कोशिश करी है। ठीक, और लेकिन फिर भी इसीलिए तो ये सब 100 सेट बताओ इंडिया से बन के जा रहे हैं इनको लोग के लिए, जो सबसे बड़ा उनकी किताब है
ये चाइना वाले देखने में आप लोग को लग सकता है ऊपरी ऊपरी बहुत ज़्यादा वो दिखा रखा है, पैकिंग अच्छी है, अंदर माल एकदम ख़राब है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है आसान भाषा में। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है इसमें कई सारी जो है जला भी दी थी इन्होंने, और सेक्रेड स्क्रिप्चर मतलब मोनास्ट्री से पूरी ख़त्म भी कर दी थी चाइना वालों ने। ठीक, कम्युनिस्ट जो रिजीम थी। इंडिया ने इस्टेब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिश्ते मंगोलिया से 1955 में, और नेशनल सेंसस जो 2010 में हुआ था वहाँ मंगोलिया में 53% लोग जो है वो अपने आप को बुद्धिस्ट बताते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला टॉपिक हमारा खत्म, कल्चर से रिलेटेड था। और देखिए इतने अच्छे अच्छे जवाब आप लोग दे रहे हो, इतने लंबे लंबे। एक तो मैं कहूँगा कि आप लोग जितना शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि मेंस में आपको वैसे ही करना पड़ेगा। और जो है आप इतने लंबे लंबे आंसर थे कि आप जगह ही कम पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने आज शॉर्ट आउट जो है उसका नया तरीका निकाला है कि आप लोग के नाम में कम से कम यहाँ पे बोल सकूँ, आप लोग के जो कर रहे हो उसका रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन तो होना चाहिए। तो सौम्या सिंह जी, रुचि पांडे जी, अर्पित शर्मा जी, इमरान अब्बास जी, अनुपम पासवान, अभिलाषा त्रिपाठी, सोनाक्षी गौड़, हर्षिता पाठक जी, और प्रतिभा सोनी जी, आशुतोष गोस्वामी जी और निहारिका द्विवेदी जी, इन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे हैं। आप लोग भी जो लोग इससे लिस्ट में नहीं आ पाए सारे आंसर दीजिए। ठीक, सारे आंसर दीजिए, चाहे संक्षिप्त में दीजिए, ब्रीफ में दिए, लेकिन दीजिए, तब आपका नाम यहाँ पे मैं आपको लोग पुकारूंगा और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। रोज बेहतर से बेहतर। एक जानते हैं क्या, सक्सेसफुल होना भी एक आदत होती है, अच्छा परफॉर्म भी एक आदत होती है। इस आदत को डालिए, ज़िंदगी को बदलिए। ठीक, और इसमें अगर मैं एक किसी व्यक्ति का नाम लूँ तो वो होगा कि सौम्या सिंह जी ने सबसे अच्छा आंसर, सबसे जो है समग्रता से सारे आंसर इसमें इन्होंने दिए थे। ठीक, अब इसमें मत कहिएगा सर हमको क्यों नहीं बोला, सभी लोग क्या है, कभी जो मुझे सही लगा मैंने उसका नाम दिया है। आप लोग का भी नाम मैं हमेशा लेता हूँ विदाउट एनी बायसनेस। ठीक, अगला जो है इसमें क्वेश्चन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन। ठीक, अब देखो प्रिजन रिफॉर्म्स करके काफ़ी टाइम से चल रहा है कि होने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे हैं। उस जो तिहाड़ जेल है, ठीक, उसमें जो है, क्योंकि देखो जेल का वैसे क्या रीज़न था, क्यों उसको लाया गया था। अब एक तो ये था, लोग कहते हैं पनिश करने के लिए, लेकिन पनिशमेंट भी है कि रिफॉर्मेटिव, मतलब सुधार लाने के लिए था, रिफॉर्मेटिव था। ठीक, लेकिन अब वहाँ जाके क्या होता है, पनिशमेंट ही सिर्फ रह गया, एक तरीके से रेट्रीब्यूटिव हो गया, यानी कि एक रिवेंज हो गया है कि उन्होंने जो है समाज के साथ ऐसा किया तो उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब सिर्फ सज़ा वाली चीज़ रह गई है। तो इसमें प्रिजन रिफॉर्म, तिहाड़ वाले में जैसे होता है ना, कारपेंट्री और कई सारी चीज़ें बिकती भी हैं, सुधार होता है लोग में, वैसा कुछ करने के लिए जो है कार्य की ये प्रिजन रिफॉर्म्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, अभी तक हुए नहीं है। और इसी कड़ी में सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रिजन्स हैं हमारे, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है उस वहाँ पे, अगर मान लीजिए 100 लोगों की जगह है जेल में रहने के लिए, तो उसमें पता चला 500 लोग को जो है कैद कर रखा है। इतनी ज़्यादा वो है, इसलिए जो है बहुत ही अमानवीय स्थिति है। ठीक, आप मतलब एक चीज़ और बता दूँ, जेल में अगर कोई व्यक्ति रहे तो ऐसा नहीं कि उसके जो है फंडामेंटल राइट टू लाइफ और ये सब खत्म है। ठीक, उसके वहाँ पर भी है, तो उसको भी जीने का अधिकार है। तो और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ऐसी जेलों में पता है कौन सबसे ज़्यादा है, अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल सबसे ज़्यादा। अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है जिनका अभी तक जो है वो मुजरिम जो है, जैसे कहते आपने सुना होगा पिक्चरों में पहले कि ये मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। ठीक, अभी मुजरिम घोषित नहीं हुआ, तो ऐसे ही मुलजिम जो है वो अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, वो मुजरिम घोषित नहीं हुए, अभी उनका केस चल रहा है, या तो केस लड़ नहीं सकते। तो अब देखो ज़्यादातर लोग कौन है, जो पुअर हैं, जो केस लड़ नहीं सकते बेचारे, वो पड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग कौन है, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स, ये लोग अंडर ट्रायल हैं सबसे ज़्यादा। CRPC की धारा एक है आपकी 436, धारा 436 CRPC के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसमें कहती है मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मान लीजिए मुलजिम ठहराया गया किसी केस में, ठीक, फला XYZ उसने मतलब गलती करी, उसके लिए अगर मान लीजिए इसकी सज़ा है 10 साल, ठीक, 10 साल है, और वो अंडर ट्रायल अगर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा, मतलब आधी से ज़्यादा अगर उसने सज़ा काट ली है अपनी, तो उसको छोड़ो यार, उसको निकालो, ये बताया गया है इसमें। ठीक, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है, क्योंकि कोविड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से घुसा पड़ा है हर जगह, जेल को थोड़ा ना छोड़ देगा कि ये लोग तो बुरे लोग हैं, वहाँ पे भी घुस रहा है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन लोग को हाउस अरेस्ट करो, ज़्यादातर जहाँ पे भी संभव हो सके हाउस अरेस्ट करो। जो इस तरीके के अंडर ट्रायल हैं 436 के अंतर्गत आ रहे हैं, बाहर निकालो यार, घर जाने दो उन्हें, क्यों उनको अंदर सड़ा रखा है यार, क्यों, मतलब गरीब है उनकी ये गलती है। अमीर लोग को तो यार तुरंत एक ही दिन में जो है मतलब अंदर जा भी नहीं पाते हैं, जो है बेल मिल जाती है। आपने लोग देखा होगा, बोलने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ठीक, जो ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, बाकी भी कई लोग निकल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो गरीब है क्या, उनको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी,
और उनको न्याय नहीं मिलेगा जज साहब वाली बात है। तो मजाक से हटके मतलब ये है कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आप सीरियसली देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है और ये हो रहा है, चाहे आर्थिक उस पे हो चाहे सामाजिक पे उस पे हो, बेसिस पे हो, लेकिन है। तो ये पूरी कहानी है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो है, यहाँ पे समझ लेते हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पुलिस को जो है अननेसेसरी अरेस्ट मत करो, जहाँ पे जेल जो है टर्म 7 साल से ज़्यादा हो बस वहीं पर अरेस्ट करो। ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस है ना, केशवानंदा भारती केस, आपका मिनर्वा मिल्स केस हो गया, नागराज केस हो गया, पुट्टू स्वामी केस हो गया, ठीक, इंदिरा स्वामी केस हो गया, IR कैलो केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया, ठीक, अब चंपाई राजन दोराई राजन वाला जो केस हो गया, ठीक। इसके अलावा और कौन से केस हैं, नवतेज सिंह जौहर वाला केस हो गया, सुरेश कौशल वाला केस हो गया, नाज फाउंडेशन वाला केस हो गया, ADR वाला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाला केस हो गया। ये जितने भी मैंने नाम लिए पीछे रिपीट करके फिर से कर लेना, इनको जरूर पढ़ लो, ठीक। तो ये इसमें अभी ये केस कौन सा है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपका जेल में मतलब डालने की ना डालो अननेसेसरी, उसके लिए है। और कोर्ट ने वही हाउस अरेस्ट और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसके लिए कहा गया है। और जो लोग जिनको भी हो सकता है उनको बेल दो, पैरोल दो, घर जाएं अपना यार। और आर्टिकल ये सेक्शन नंबर 436A जो है, सॉरी 436A, इसमें अथॉरिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में ये कहा गया है कि जो भी अंडर ट्रायल हैं जिन्होंने अपने जिस सेंटेंस के लिए उनको रखा गया तो उसके आधे से ज़्यादा अगर कर लिया है तो उनको रिहा करो यार पर्सनल बॉन्ड पे, ठीक। पर्सनल बॉन्ड पे उन पे लिखवा लो कि हाँ जब भी हमको बुलाया जाएगा हम वापस आ जाएंगे, हमको अभी रिहा कर दो, ठीक। और रिसेंट स्टडी में ये बताया गया, प्रिजन स्टैटिक्स में यही है, 2019 की रिपोर्ट है कि करीबन जो है देयर 4.78 लाख जो इनमेट्स हैं 1300 प्रिजन में हैं, ठीक। कितने ज़्यादा। और ज़्यादातर लोग तो 70% जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं यार, क्योंकि वो इकोनॉमिकली पुअर हैं, ST SC OBC मुस्लिम कम्युनिटीज़ से हैं, ठीक। प्रिजन ओवर क्राउडेड क्यों है, बहुत सारे हैं, पेंडेंसी है, केस तारीख पे तारीख वाली बात है, और कई सारे अंडर ट्रायल हैं, ठीक। और मतलब प्रिजन हाउसिंग में अच्छी नहीं है, ठीक, स्पेसेस बनाए नहीं गए अच्छे से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्टेट का खर्चा हो रहा है फालतू में, ठीक। ओवर क्राउडिंग हो रही है, कोविड के टाइम पे और ज़्यादा दिक्कत है, सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक। और रिकमेंडेशन जो कमिटीज़ ने दी गई थी प्रिजन रिफॉर्म वाली जो मैं बात कर रहा था, उसकी सिफारिशों को माना नहीं गया है, और कोविड तो बढ़ ही रहा है, ठीक। क्या मेजर्स भाई ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शन भी दिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज़ी से करो, वैक्सीन ये वैकेंसीज जो हैं, ठीक, ताकि जो है जेल वेल नहीं बनाई जा सकें, अच्छे से जो है इसको कैटेगराइज किया जा सके, ठीक। रिव्यू करो, कैटेगराइज करो ऑफेंसेस को, ताकि मतलब सिंपल हो सके, और जो मतलब उनका अगर कोई मुलजिम है तो मुजरिम बनना तो बने, नहीं तो रिहा हो, बीच का वो पड़ा ना रहे बेचारा अधर में उसका मामला, खाली इसलिए क्योंकि वो गरीब है। कितनी मतलब वो गलत बात है, ठीक। और ये प्री ट्रायल डिटेंशन है, पहले ही ट्रायल से पहले डिटेंशन अरेस्ट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रिजन रेशियो भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, एक लॉयर हर 30 प्रिजनर्स पे होना चाहिए, एडजमेंट जो होता है ना, स्थगन से बचाव करना चाहिए। तो ये वाला जो है प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा आज, प्रिजन रिफॉर्म्स, ठीक, रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक। एक प्रकाश सिंह केस भी है, वो भी पढ़ना होगा आप लोग को, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन कोविड सुरक्षा। अब ये क्या है, कोविड है, ठीक, उससे सुरक्षा लेनी है, तो सीधी सी बात है वैक्सीनेशन जो हो रही है उसको मैन्युफैक्चरिंग, चाहे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा हो या फिर और भी लोग हों, तो उनको फाइनेंशियली सहायता करना, और एंड टू एंड मतलब पहले तो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ठीक, प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर ट्रायल होगा, फिर उसके बाद बनेगी और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाएगा, फिर मार्केटिंग की जाएगी, ये सारी चीज़ों में जो भी ज़रूरत है सब कुछ जो है कोविड सुरक्षा, ये जो मिशन है इसके अंतर्गत जो है आपका सहायता दिया जाएगा, ठीक। वैक्सीनेशन से संबंधित पूरा है, वैक्सीन ताकि जल्दी से बने। और इसमें कौन को मदद करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें भी एक बिराक नाम से एक जो है BRIRAC, ये जो है संस्था जो है इसको पूरा देखेगी, ठीक। तो ये पूरा यहाँ पे खेल है। अब इसको समझ लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत कोविड सुरक्षा वाला ये अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। इसमें यही है कि प्रोडक्शन स्वदेशी, इसमें विकास करना है, उत्पादन करना है स्वदेशी कोविड वैक्सीन का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है मैन्युफैक्चरिंग जो भी निर्माण कर रहे हैं उनको, ठीक। इसमें एंड टू एंड सोल्यूशन है, मतलब पूरा देखते हैं, चाहे प्री क्लिनिकल से लेके जब तक जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ना हो जाए।
इसमें इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके साथ में मिलकर? बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, न्यू दिल्ली। ठीक, एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? यही है कि भैया लेबोरेटरी को बढ़ाओ, एनिमल स्टडीज़ और जितनी भी जो भी वैक्सीन से संबंधित बनाने से संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती है, टेस्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ाओ, कोविड-19 वाली सबको जो मदद मुहैया कराओ यार, वैक्सीन लाओ किसी तरीके से। और देखो हो क्या रहा है, वैक्सीन है ही नहीं, स्लॉट आप बुक कराएं जाओ, मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो ये नहीं कह सकते हैं कि यार तुम तो खाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ही करते हो। तो देखो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने करी है गलती थोड़ी बहुत। अब जब गलती का सुधार करना है तो वो कर भी रहा है, जहाँ पे करता है वहाँ पे हम बोलते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एम्ड यहाँ पे यही है कि लाइसेंस जल्दी से जल्दी वैक्सीन का मिले, मार्केट हो सके। और जो है इसमें 5 to 6 कोविड वैक्सीन कैंडिडेट का जो है अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी जैव प्रौद्योगिकी वाले जो एप्लीकेशन है, जैसे कृषि में, स्वास्थ्य में, एनिमल साइंसेज में, एनवायरमेंटल, जैसे कृषि में कौन सा हो गया? बीटी ब्रिंजल को तो मना कर दिया गया था, बीटी कॉटन हो गया। ठीक, और जो भी जीन, और ये हेल्थ केयर में क्या है आपका, जीन थेरेपी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का जो भी यूज़ हो सकता है सबका किया जाता है। ठीक, और इसका फोकस यही है कि हाई नई जो है ऊंचाइयों तो पहुंचाया जाए बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च को। और ये प्रीमियर प्रेसिजन टूल बनना चाहिए फ्यूचर का, ताकि इससे सामाजिक न्याय हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ करो, ऐसा ना हो कि जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं उन्हीं की जेब भरते रहे बस। बिराक जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के अंतर्गत, शेड्यूल बी के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसको कि सेटअप किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरफेस एजेंसी है। और ये बायोटेक इंटरप्राइजेज जो भी होते हैं, जैसे भारत बायोटेक हो गया, ठीक, भारत बायोटेक या फिर और भी बायोटेक्नोलॉजी संबंधित जो भी इंटरप्राइज होंगी, उन सबको अनुसंधान क्या होना, नवाचार क्या होना है और कैसे वो नेशन के उन्नति में कौन से प्रोडक्ट जो है विकास कर सकते हैं, उन सब में ये हेल्प करता है बिराक। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैनसमवेयर का अटैक कर दिया आयरलैंड में हेल्थ सर्विसेज पे। ठीक, समझ रहे हो? इसमें यही है कि मान लो जैसे भी हम लोग पढ़ रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये बिल्कुल जो है वैक्सीन बनाने वाली थी, सारा डेटा इसका तैयार था, जैसे प्रोडक्शन में देने वाली थी तब तक ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे रैनसमवेयर अटैक हो गया। ठीक, एग्जाम्पल दे से समझाऊँ ताकि समझ में आ जाए। रैनसमवेयर अटैक हो गया, उसने कहा कि ऐसा है, फला फला रुपया करोड़ों भेज दो, नहीं तो ये डेटा जो है हम उड़ा देंगे और जो इतना पैसा आपका लगा था सब खत्म हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डर जाएगा और जो वसूली की जा रही है, जो फिरौती की रकम मांगी जा रही है, ये दे देते हैं और फिर जो है वापस इनको ये डेटा पूरा मिल जाता है, जो कि इनक्रिप्ट कर दिया होता है रैनसमवेयर ने। रैनसमवेयर एक तरीके से मालवेयर ही है। ठीक, मालवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो खाली वहाँ घुस के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट कर दिया तो जब तक पैसा नहीं दोगे तभी इसका नाम है रैनसम। जैसे होता है ना कि अपना मूवी देखी कि नहीं, कि पैसा भेज दो नहीं तो ख़त्म, तो वही वाली चीज़ है, नहीं तो डेटा ख़त्म यहाँ पर। तो ये देख रहे हो नटखट लोग क्या काम कर रहे हैं यार, मतलब हेल्थ अभी भी इनको दिमाग में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ भारत के चोर देखो कितने अच्छे हैं, कोविड की जो है दवाई चुरा के ले गए थे, उनको पता चला कि अरे यार कोविड की है, वापस करके नोट भी दिखा कि पता नहीं था भैया कोविड की दवाई है, सॉरी। तो देखो कितने हमारे यहाँ नैतिकतावादी वाले चोर हैं। और आयरलैंड में तो है ही नहीं यार, ये कैसे लोग हैं, पता नहीं आयरलैंड के बाहर से भी हो सकता है रैनसमवेयर, तो इंटरनेट तो कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और या चाइना होने वाले हैं। ये हैकिंग की इनकी पूरी एक वो है, फोर्स है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आयरलैंड में भी यही हुआ कि आईटी सिस्टम और इन्होंने लॉक कर दिया और उनसे कहा कि पैसे दो, नहीं तो जो है हेल्थ सेक्टर जितना भी तुम्हारा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कुछ भी है सब ये ख़त्म कर देंगे। हालांकि कुछ हुआ नहीं, इन्होंने यहाँ पे बचा लिया है। और ये अटैक जो था, इन्होंने कहा कि निगरानी और जासूसी करने के लिए नहीं था, ये पैसा बस ऐंठने के लिए था इन लोगों से। रैनसमवेयर यही होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि थ्रेट करता है कि भैया डेटा चाहिए तो पैसा दो नहीं तो उड़ा देंगे, और जो है हमेशा के लिए चला जाता है। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं ये ऐसा नहीं ये किसी को भी इंडस्ट्री में किसी को भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खुफिया विभाग है उसी में ही करें या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टाइप का हो, ये कुछ नहीं, पैसे के लिए भी करते हैं। ठीक, और रैनसमवेयर के अटैक जो है, वैसे पीछे मुझे याद आ रहा था एक माइक्रोसॉफ्ट पे इन्होंने किया था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना या फिर फॉर्ज्ड या फिर जो है नकली वर्जन 10th वाला जो यूज़ कर रहे थे, उनमें रैनसमवेयर आया था। उसने कहा था कि नया डलवाओ नहीं तो उड़ा देंगे सब कुछ डेटा। तो मुझे तो लग रहा है कि किसने करवाया होगा, बताओ किसको फ़ायदा हो रहा है। लोगों ने फिर जेन्युइन वाले माइक्रोसॉफ्ट वाले डलवाए थे, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे एड्स वायरस पे भी पहले आया था 1989 में, देखो कितने पहले। फिर 1996 में जो है
क्रिप्टो वायरल एक्सटॉर्शन, ये मोती युंग और एडम युंग ने चालू किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इसमें यही है कि ज़्यादातर जो है जो अटैकर्स पैसा भी मांगते हैं ना, वो ऐसा इंक्रिप्ट करके देते हैं कि वहाँ पे भी उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो रैंसमवेयर काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें आ गया है, प्रचलन में आ गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और इसका लेन देन जो हो रहा है, समझ रहे हो, देखो बिटकॉइन का एक क्रिटिज्म है कि ये कहेंगे ऐसा करो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमको बिटकॉइन चाहिए, 10 बिटकॉइन या जो भी है, बिटकॉइन में पैसा ले लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पता नहीं चलता किसके पास गया, कौन गया, किसी लॉ के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा तो है ही नहीं है रेगुलेटेड। तो बिटकॉइन का एक ये भी क्रिटिज्म है कि इस तरीके से रैंसमवेयर में यूज़ होता है, और टेररिज्म फंडिंग में भी बिटकॉइन का जो है हो रहा है, ये भी बात है। फंडिंग वो टेररिज्म से में जो है लोग आर्म्स और ये सब भी बिटकॉइन के जरिए खरीद रहे हैं। तो ये बिटकॉइन का एक क्रिटिज्म में आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल का प्रोसेस वही है, इन्फेक्शन पहले कर दो, फिर सिक्योरिटी की मांगो, इंक्रिप्शन कर दो, पैसा मिल जाए तो सिक्योरिटी की वापस कर दो, डेटा वापस कर दो, अदरवाइज डेटा ख़त्म। तो ये वाली चीज़ थी। और अगला जो हमारा टॉपिक है उस देखिए काफ़ी मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि जो है लाइटनिंग, बिजली गिरने से 18 एलिफेंट्स की मौत हो गई आसाम में। ठीक, आसाम में। तो लोगों को ये भी हुआ यार कि ये क्या बकवास है, एक बिजली गिरी और उसकी वजह से 18 हाथी मर गए, मतलब ठीक, इंसान तो 18 मरते नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो। तो इसको जो है उन लोगों ने बताया कि नहीं, बिल्कुल मर सकते हैं। इसके कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ और ये पाया गया कि भैया लाइटनिंग से मौत हुई है। ठीक, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। अब उसमें उसके बाद जो है ये सवाल उठा कि क्या एक सिंगल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से क्या मर सकते हैं, तो बिल्कुल मर सकते हैं। ये जो है प्रूवन है, साइंस और हिस्ट्री दोनों में देखा गया है। और यहाँ पे एक ये चंद्रिमा गोम्स जो थे, उन्होंने अपनी इसमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेट्रोलॉजी में 2012 में लिखा भी है कि लाइटनिंग जो है इंजर भी कर सकती है, मतलब घायल भी कर सकती है और मार भी सकती है, ठीक, जानवरों को। इसमें कई सारे इन्होंने बताए कि जो है फ्लैश होते हैं लाइटनिंग के। एक होता है डायरेक्ट फ्लैश, उसमें क्या होता है, सीधा जो है एनिमल कोई ओपन फील्ड में है, मैदान में, वहाँ पे खड़ा, मान लीजिए इसके ऊपर गिर गई, ठीक, तो इसमें जो ज़्यादा ऊंचे जो एनिमल होते हैं वो ज़्यादा जो है उनको खतरा होता है। दूसरा साइड फ्लैश है। साइड फ्लैश में क्या होता है, ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही जो है पानी उनी बरस रहा होता है, लोग जाके अपना जो है यहाँ खड़े हो गए पेड़ के नीचे। और सच बता रहा हूँ, पेड़ के नीचे वालों को ज़्यादा खतरा है। ये साइड फ्लैश जो होता है वो क्या है कि बिजली जो है वो आके इस पर गिरी खट्ट से, ठीक, और यहाँ से साइड से इन सबको चपेट में ले लिया, बिल्कुल बेहोश। अभी रिसेंटली हुआ था ये काम, ठीक। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जब भी पेड़ के नीचे जो खड़े हो तो 2 मीटर की वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, नहीं तो खतरनाक है, ठीक। अगला क्या है, टच पोटेंशियल। मान लीजिए कई लोग जो है हाथ पकड़ के या फिर टच होते हुए खड़े हैं, एक पे गिरी, ये दोनों भी लौट गए, तो वही वाली चीज़ है, टच पोटेंशियल वाली भी चीज़ होती है। अब हाथी होती हैं 18 मान लीजिए जुड़े हुए, तो सबको करंट लग गया, सबको मतलब बिजली का मतलब झटका लग गया, ये चीज़ है। स्टेप पोटेंशियल, अब देखो यही एक्चुअली रीज़न भी है इस वाले केस में, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे देख लेते हैं। ये मान लीजिए हाथी था, ठीक, छोटा सा मतलब थोड़ा सा अलग सा डायग्राम है, इसको माफ़ करिएगा। तो बिजली मान लीजिए यहाँ गिरी, ठीक, तो यहाँ पे ये ग्राउंड से होते हुए ये ऐसे, तो ये पूरा सर्किट पूरा हो गया, इसलिए जो है इन सबको लग गई, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग थे उनको भी ये इससे हुआ। और बिजली एक बार नहीं गिरी, बिजली आपने देखा होगा कि आप लोग जलते बुझती मतलब टाइप की कई बार गिरी, ठीक है ना, एक बिजली नहीं थी, कई बार गिरी। तो ये पूरा ग्राउंड में होते हुए, देखो वैसे तो अगर एक ही मतलब पैर जैसे इंसान का होता तो ग्राउंड में हो जाती तो बिजली का इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे पैर में जाके पूरा सर्किट एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बिजली ज़्यादा झटका लगा और ये लोग खत्म हो गया। कई सारी बिजली गिरी थी, ठीक, एक साथ, मतलब उसी बिजली में क्या होता है कि बहुत सारे बार बार डिंग 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 करते होते, तो वो कई बार लगने से कई ये जानवर जो है सारे ख़त्म हो गए। मोस्ट कॉमन लाइटनिंग का होता है 4 जो पैर वाले जानवर होते हैं उनके फ्रंट से और पीछे वाले पैर के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्राउंड एक तरीके से उसमें होते हुए सर्किट पूरा हो जाता है, तो काफ़ी तेज झटका लगता है, ठीक। और यहाँ पे आसाम में भी यही हुआ था, करंट केस में भी स्टेप पोटेंशियल की वजह से ही जो हुआ था। इसमें यही था कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द ग्राउंड फॉलोइंग द, जब करंट जो है ग्राउंड के थ्रू चलता है लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद में, तो पोटेंशियल जो वोल्टेज होता है वो हाईएस्ट होता है जहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, मान लीजिए आगे की तरफ हुआ, फिर लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता आता है वैसे वैसे कम होता आता है। और अगर एलिफेंट पे स्ट्राइक पॉइंट जो है आगे वाले पड़ा फ्रंट फीट पे, और ये फिर अगर पीछे तरफ पहुँच गया तो इलेक्ट्रोक्यूटिंग हो जाता है पूरा, मतलब जानवर जो है वो ख़त्म हो जाता है तुरंत।
और ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही फ्लैश से हुआ? नहीं, इट कैन हैपन इन ए सिंगल लाइटनिंग। एक ही लाइटनिंग में कई सारे फ्लैश हो सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। करंट फ्लोज ऑफ ग्राउंड सेवरल टाइम्स, ठीक, कई जो करंट होता है एक लाइटनिंग कई, उसमें जो करंट है वो कई बार जो है घूमता है, ठीक, और इसीलिए जो हमें फ्लैश है वो लाइट फ्लिकरिंग करती हुई दिखती है, ठीक। सब्सिक्वेंट इसमें स्ट्रोक लग जाते हैं और इसीलिए जो है कई सारे इसमें चले गए जो हमारे एलिफेंट थे, ठीक। दो अदर पॉसिबिलिटी ये भी हैं कि अदर देन स्टेप पोटेंशियल, ये भी हो सकता है कि साइड फ्लैश हो जाए आपस में, मतलब आसपास जो खड़े थे एलिफेंट वो उनको इसलिए लग गई बिजली, ठीक। और दैट्स वाई इन द लाइटनिंग सेफ्टी ये कहा जाता है कि 2 मीटर का डिस्टेंस रखा करो। और यही है कि ट्री के आसपास भी खड़े होंगे तो इसकी वजह से भी साइड फ्लैश में जो है मृत्यु हो गई होगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी आंसर राइटिंग में, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है आप आंसर लिखिएगा, ठीक। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाके आप कर सकते हैं, जो लोग पेड ग्रुप में है वो पेड ग्रुप में दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि रैंसमवेयर क्या है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि कई लोग कि सर सोर्स नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो मतलब एज ए एस्पिरेंट वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलो मैंने कहा आज जो पढ़ा रहे हैं उसी से पूछ लेते हैं। रैंसमवेयर क्या है, इसका उदाहरण के सही समझाइए, ठीक। और उसके अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार पढ़िए, ढूंढिए और फिर वहाँ से लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं, जनरल बिल्कुल लिखे दे रहे हैं, ठीक। और इसमें क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, और आपके हिसाब से क्या सजेशन होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो इनिशिएटिव लिए हैं उन्हीं को आप अपने सजेशन लिख के मत बता देना रीपैकेजिंग करके, उसके अलावा कुछ क्रिएटिव आप दीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए एक पोर्शन ये है, दूसरा क्वेश्चन का पोर्शन ये है, तीसरा ये है, 15 मार्क्स का है और आपको 250 वर्ड में लिखना है, ठीक। और 15-20 मिनट चलो ले लो आप लोग, ठीक। रैंसमवेयर क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताइए, गवर्नमेंट ने क्या साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए क्या किया है, क्या मतलब पहल की है, और साइबर सुरक्षा के संबंध में आपके क्या सुझाव हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अगला जो हमारा सेक्शन है प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उससे संबंधित है कि मिस यूनिवर्स 2020 जो बनी है उनसे संबंधित कौन से कथन सही हैं। देखिए 72वें एडिशन में मिस यूनिवर्स जो बनी है वो जो मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन हुआ 72वां संस्करण का, ये कनाडा में हुआ। क्या स्टेटमेंट सही है? ट्रू पूछा गया है। देखिए पहला वाला गलत है, मैक्स ये आपका फ्लोरिडा में हुआ था, तो अगर पहला गलत है तो एलिमिनेशन मेथड से आपको पता है ये खत्म, बी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। मिस यूनिवर्स जो है एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है और इसमें मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को कराता है, ये बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में। और 4 बड़े, ये एक मतलब मिस यूनिवर्स जो है इसको मिलाकर 4 बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट होते हैं। एक तो मिस यूनिवर्स हो गया, दूसरा है मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। अच्छा बताइए भारत में सबसे पहली मिस यूनिवर्स कौन थी और सबसे पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, ठीक। तो इसको बताइए, ठीक है। और दिया मिर्जा कौन रही हैं ये बताना है आप लोगों को। इसमें देखिए एंड्रिया मेजा जो मैक्सिको की हैं ये बन गई हैं। इंडिया की जो एडलिन कैस्टिलियनो गई थी, यहाँ ये इंडिया से हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। कर्नाटका की हैं वैसे, तो ये 4th नंबर पे रही हैं। और ये 69th जो एडिशन था मिस यूनिवर्स का वो 16 मई 2021 को हुआ, ठीक। और फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो यहाँ पे संस्करण 72वां लिखा था वो भी गलत था। और ये 2020 वाला पहले होना था, ये 2000 कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, अब हुआ है ये, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नए मिशा 2021 संबंधित कौन से कथन सही है। देखिए ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, समर का प्रोग्राम है ऑनलाइन, जो ऑफ किसका, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का, इसको हम नगमा बोलेंगे, ठीक। तो ये ऑनलाइन समर प्रोग्राम है नए मिशा का, और हम कथन कौन से जो ट्रू है इसको ढूंढ लें। तो नगमा का प्रोग्राम है, क्या सही है कि गलत है बताइए, ठीक। अगला जो है स्टेटमेंट है कि जो एग्जीबिशन होता है सिलेक्टेड आर्ट वर्क जो नैमिषा के हैं वो डिस्प्ले किए गए नगमा वेबसाइट पर और सोहम प्लेटफॉर्म पे। सोहम प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, तो ये 2 हो गए और इसलिए तीसरा भी स्टेटमेंट सही होना ही जरूरी, क्योंकि 1 और 2 से इसी में ही है। जो आइडिया है वो है कि डिज़ाइन करना, डिलीवर करना ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्रोग्राम, ताकि क्रिएटिव आउटलेट मिल सके चिल्ड्रंस को और जो भी इंटरेस्टेड एडल्ट्स हैं उन सभी को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है ये, उन्होंने मंथ लॉन्ग ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया नैमिषा। सोहम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहला कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है कंट्री का, पहला कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है कंट्री का। और ये नैमिषा जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत होता है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। 300 लाइक का जो टारगेट है वो नहीं आप लोग पूरा कर पा रहे हैं, करने का कोशिश करिए। लाइक का बटन दबाना है, तोड़ना है, चाहे जैसे करो, बस ये हो जाना चाहिए। और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
ताकि जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ आंसर कर रहे हैं इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लोग देखें और लोगों की मदद हो सके। अगर आप लोग को हमारे साथ हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे साथ में वन स्टॉप डेस्टिनेशन पेड ग्रुप का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूपीएससी और ईपीएफओ का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चालू है। 8564000530969608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो अपना जो है आप लोग फ्री टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन करते हुए आंसर भी लिखिए, ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए। और जो है कल फिर से आप लोग से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।